मैं चंद्रकला, सहायक अध्यापिका एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, ये कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा है। इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक ली जा रही है लोकतांत्रिक राजनीति, जिसका अध्याय लिया गया है 7, लोकतंत्र के परिणाम। बच्चों, ये आपका चौथा भाग है। इसका 3 भाग हम अध्ययन कर चुके हैं और ऐसा कि इस लेसन का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। हम यहाँ लोकतंत्र के परिणाम प्राप्त कर रहे हैं और इन परिणामों की श्रृंखला में हमने राजनीतिक परिणाम और आर्थिक परिणाम को प्राप्त किया है और अभी हम आर्थिक परिणाम को ही आगे कंटिन्यू करेंगे इस भाग में। तो बच्चों, आइए देखते हैं आर्थिक परिणाम में आर्थिक असमानता और गरीबी। बच्चों, पिछले भाग में हमने देखा था कि आर्थिक समृद्धि और विकास कैसे प्राप्त होता है और आर्थिक समृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो बच्चों, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का एक भाग होती है। इस प्रकार लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां कैसे प्राप्त हो रही हैं, तो आइए हम इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों में और कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं। आइए जान लेते हैं बच्चों कि आपके इस लेसन का उद्देश्य क्या है, इस भाग का उद्देश्य क्या है। इस भाग का उद्देश्य है लोकतंत्र के आर्थिक परिणामों को जानते हुए हम उसमें जानें कि असमानता और गरीबी में कमी कैसे होगी। तो बच्चों, हम आर्थिक परिणाम को देख रहे हैं जिसमें लोकतंत्र को हम कहते हैं समानता पर आधारित होता है और इसमें जब असमानता दिख रही है और गरीबी दिख रही है तो जाहिर सी बात है कि हम समानता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो आइए देखते हैं ये कमी कैसे रह गई है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के इस भाग का चर्चा का विषय है असमानता और गरीबी में कमी। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है और तीसरा टॉपिक है आय का असमान वितरण। हमारा पहला टॉपिक है आर्थिक असमानता। आइए बच्चों देखते हैं कि आर्थिक असमानता क्या होती है। वैसे बच्चों, असमानता तो कई क्षेत्रों में होती है, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में असमानता होती है, अनेक बातों में असमानता होती है। इसमें हम सिर्फ आर्थिक असमानता को देखेंगे। आर्थिक असमानता का मतलब होता है धन से संबंधित असमानता। आर्थिक असमानता किसी व्यक्तियों के समूह, आबादी के समूहों या देशों के बीच स्थित आर्थिक अंतर को कहते हैं। तो यहाँ किसी व्यक्तियों का अगर समूह ले लिया जाए तो उनमें आर्थिक अंतर क्या है, धन से संबंधित उनका स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है, उसको देखेंगे। एक आबादी को अगर हम उठा लेते हैं तो आबादी के जो समूह होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो आबादियों का समूह होता है, उसके आर्थिक अंतर को देखेंगे। और अगर देशों को उठा लिया जाए तो कौन कौन से देश नीचे रह गए हैं, आर्थिक असमानता में आ गए की स्थिति में आ गए हैं और कौन से देश विकसित की श्रेणी में आ गए हैं। तो जो हम एक विभाजन करते हैं विकसित देशों का और अल्प विकसित देशों का, जैसे कि विकासशील देशों का समूह, तो ये आर्थिक असमानता का ही एक उदाहरण है। तो आर्थिक अंतर को दर्शाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आर्थिक असमानता कभी कभी आय असमानता, धन असमानता या धन अंतर को संदर्भित करती है। यहाँ हम
एक व्यक्ति स्तर पे देखेंगे तो उसकी आय जो इनकम होती है, जो वो अपने कार्य क्षेत्र में आय प्राप्त करता है, रुपया पैसे प्राप्त करता है, जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह करता है, उसमें जो असमानता आती है, जिसको हम समाज में कहते हैं अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। तो अमीर और गरीब की इस असमानता को हम यहाँ आय की असमानता के रूप में देखते हैं, और यही जब विस्तृत अर्थों में चला जाता है, देश के अर्थ में चला जाता है, तो हम राष्ट्रीय आय के रूप में इसको देखते हैं। तो यहाँ धन असमानता या धन अंतर को संदर्भित करती है, यानी आर्थिक असमानता है जो है वो टोटल धन के अंतर पर आधारित होती है कि व्यक्ति को कितना धन प्राप्त हो रहा है या राष्ट्र को, किसी देश को कितना धन प्राप्त हो रहा है, इस पर ये असमानता आधारित होती है। अर्थशास्त्री आमतौर पर आर्थिक असमानता के अध्ययन हेतु 3 मापी प्रणाली का ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला है धन, दूसरा है आय और तीसरा है खपत। ये उसके मापन का आधार है कि असमानता कैसे कैसी होती है। तो इस मापन पर वो देखते हैं कि किस प्रकार की असमानता आ रही है। नीचे आएंगे, आर्थिक असमानता का मुद्दा समानता के विचारों, परिणामों की समानता और अवसर की समानता के लिए प्रासंगिक है। तो ये जो मुद्दा है असमानता का, ये जो समानता का विचार है लोकतंत्र में, और जो परिणामों की जो समानता प्राप्त होती है और जो अवसर की समानता सबको प्राप्त होती है, ये सभी के समक्ष आकर के खड़ा हो जाता है। तो ये एक समस्या के रूप में हमारे देश में, या कहा जाए तो लोकतांत्रिक देशों के मध्य उपस्थित हो जाता है। जो लोकतांत्रिक देश समानता के विचारों पर आधारित होते हैं और यहाँ पे आर्थिक असमानता एक समस्या के रूप में उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसके लक्ष्यों को, जो उसकी संकल्पना जिस पर आधारित है, उसको ही चुनौती देने के लिए ये समस्या खड़ी हो जाती है। तो आर्थिक असमानता ये एक समस्या है लोकतंत्रीय संकल्पना के लिए। आइए देखते हैं गरीबी। बच्चों यहाँ एक चित्र देखेंगे हम, जिसमें हम देख रहे हैं कि ऐसे भी लोग दुनिया में और हमारे देश में भी मौजूद हैं, ऐसे भी आबादी की उपस्थिति मौजूद है, और कहा जाए तो अधिकांश इस स्थिति में हैं जबकि उनके पास ना रहने के लिए घर है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं और ना खाने के लिए भोजन है। तो बच्चों, एक मनुष्य के लिए ये 3 महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकताएं कही जाती हैं, और जब ये भी ना मिल पाए तो हम क्या कहेंगे, उसको ही हम कहते हैं गरीबी। तो गरीबी माना कि जब हम जो चीज़ हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, हमारे जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है, अगर वो भी हमें प्राप्त ना हो पाए, तब हम वहाँ इस शब्द का प्रयोग करते हैं गरीबी। तो गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करने में असमर्थ होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से उस व्यक्ति को गरीब या गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो कि पूरी होनी चाहिए। ये जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, नहीं तो हमारा जीवन ही अस्तित्व जीवन का खतरे में पड़ जाता है। गरीबी उन वस्तुओं का पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है जो व्यक्ति तथा उसके परिवार के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने में आवश्यक है। इस प्रकार केवल भोजन, वस्त्र और आवास के प्रबंध से निर्धनता की समस्या समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि व्यक्तियों के लिए ऐसी वस्तुएं भी प्राप्त होना आवश्यक है जिससे स्वास्थ्य और कुशलता का स्तर बनाए रखा जा सकता है। यदि कहा जाए तो बच्चों, अध्ययन के क्रम में अगर देखा जाए तो पहले जो हम अध्ययन में पाते थे कि केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही गरीबी को निर्धारित करने के लिए इसको देखा जाता था कि ये 3 तत्व मौजूद हैं या नहीं। तो 3 तत्वों के मापन पर देख लिया जाता था कि रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिल रहा है तो वो गरीब है, और चीज़ों को उसमें उपेक्षित कर दिया जाता था। तो
यहाँ पर दो और चीजें आती हैं, वो है स्वास्थ्य और कुशलता का स्तर। तो अभी हम स्वास्थ्य और कुशलता के स्तर को भी उसमें देखते हैं। यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है और वो कुशलता का स्तर प्राप्त किए हुए नहीं है तो वो व्यक्ति भी गरीबी के रेखा के अंतर्गत माना जाता है। उस व्यक्ति को भी हम गरीब कहते हैं। यदि उसके पास स्वास्थ्य नहीं है, वो काम नहीं कर पाएगा, तो भी उसमें धन का अभाव आएगा और गरीबी को वो भी के स्तर पर पहुंच जाएगा। कुशलता का स्तर भी आवश्यक है, नहीं तो जो गरीबी है वो प्राप्त हो जाती है। तो कुशलता भी मायने रखती है गरीबी को कम करने में। तो यहाँ हम गरीबी के अर्थ को बच्चों समझ रहे थे और ये चित्र भी पर्याप्त हैं ये बताने के लिए कि गरीब किसको कहते हैं, गरीबी किसको कहते हैं, ये इस बात को दर्शाता है। आइए अब देखते हैं कि असमानता और गरीबी में कमी, ये हमारा लक्ष्य है कि असमानता और गरीबी में कमी हो, क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और लोकतंत्र का जो आधार है वो समानता है और यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं असमानता पर। आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगे। तो हम आर्थिक समृद्धि की तो बात करते हैं कि हम आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और करते भी हैं, आगे करेंगे भी, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि हम लोकतंत्री व्यवस्था से ये उम्मीद करें कि आर्थिक असमानता को वो कम करें, क्योंकि यदि वो आर्थिक असमानता को कम नहीं करेगी तो अपने आधार को ही खो देगी, क्योंकि ये समानता पर आधारित होती है। प्रश्न यहाँ ये उपस्थित हो रहा है कि जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें। तो यहाँ ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम आर्थिक विकास तो कर रहे हैं, फिर लोग गरीब क्यों हैं, बेहतर जीवन प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारा आर्थिक विकास तेज हो रहा है। तो जब आर्थिक विकास तेज हो तब भी ये स्थिति बनी हुई है, तो ऐसा क्यों है, ये प्रश्न यहाँ पर हो रहा है। क्या और दूसरा प्रश्न और उपस्थित हो रहा है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है, कि जब हम आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं फिर भी हमारी आर्थिक असमानताएं बढ़ रही हैं, तो ये दोनों साथ साथ कैसे हो रहा है, ये एक समस्या उपस्थित हो रही है लोकतंत्र के सामने। क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? तो यहाँ पर यदि वास्तविक स्थिति देखी जाए, परिणाम के स्वरूप में देखा जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है कि लोकतंत्र आने मात्र से ही अवसर और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसा पाया गया है कि फिर भी अभी भी लोगों के सामने समान अवसर उपस्थित नहीं हैं और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण भी नहीं हुआ है। तो ये समस्या, ये प्रश्न इस तरह ज्वलंत बने हुए हैं लोकतंत्र के परिणामों के अर्थ में। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये राजनीतिक समानता पर आधारित होती है लोकतंत्री व्यवस्था। और जब हम चुनाव के क्षेत्र में उतरते हैं, प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, तो उसमें हर व्यक्ति का वोट जो होता है वो बराबर होता है। ऐसा नहीं होता है कि गरीब का वोट जो है, मत जो है वो कम मायने रखता है और अमीर का जो मत है वो ज़्यादा मायने रखता है। ये यहाँ पर वोटिंग में मत का वजन जो है वो बराबर होता है। तो जब हमारा
वजन बराबर है तो असमानता क्यों हो रही है, असमानता को हम प्राप्त क्यों हो रहे हैं, ये यहाँ पर सामने समस्या आ रही है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। तो लोकतंत्र में ये देखा गया है कि कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा तो हमको समानता दी गई है, हम समान हो गए हैं, लेकिन आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो हम असमान हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो ये असमानता क्यों बढ़ रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो ये आर्थिक असमानता क्यों बढ़ रही है, इस पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहुत अधिक सक्सेस नहीं हो पाई हैं, सफलता को प्राप्त नहीं कर पाई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में संभावनाएं नहीं हैं। इस असमानता को कम करने की संभावना यदि कहा जाए तो लोकतंत्र में ही सबसे ज्यादा है। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। तो यहाँ कहा जाए मुट्ठी भर धन कुबेर कहने का अर्थ है बच्चों यहाँ अमीर व्यक्तियों से, जिन्होंने धन पर बहुत ज्यादा कब्जा कर रखा है, तो उनको यहाँ धन कुबेर की संज्ञा दी गई है। और ये बताया गया है कि आय और संपत्ति में उन्होंने अपना अनुपात ज्यादा ही कर लिया है, ज्यादा ही बढ़ा लिया है, वो ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिए हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता ही गया है लगातार। ऐसा नहीं है कि ये एक बार की बात है, ये बार बार हुआ है। और कहा जाए तो जब से लोकतंत्री व्यवस्था अपनाई गई है, तब से अगर आज तक की स्थिति को देखा जाए तो अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। लेकिन लोकतंत्री व्यवस्था अपनाने से ये संभावनाएं भी आगे आई हैं कि बहुत से ऐसे गरीब लोग, बहुत से ऐसे मिडिल क्लास के लोग भी अवसर की समानता के कारण अमीर वर्ग में स्थित हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं हमारे देश में या अन्य देशों में। लोकतंत्री व्यवस्था में ऐसी संभावनाएं भी दिखती हैं और उदाहरण भी मिलते हैं कि अमीर वर्ग में भी संभव है परिवर्तन, कि गरीब वर्ग अमीर वर्ग में जा सकता है। लेकिन अधिकांश रूप में यदि देखा जाए तो ऐसा नहीं हो पा रहा है और ये अपनी पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रही है असमानता को कम करने में। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं, उनकी आमदनी गिरती गई है। ऐसा देखा गया है कि जो निचला हिस्सा है किसी भी देश का या अपने देश में भी अगर एग्जाम्पल देखा जाए, उदाहरण देखा जाए, तो ऐसे लोग जो नीचे जीवन बसर कर रहे हैं उनको बहुत ही कम साधन मिलते हैं जीवन निर्वाह अर्थ, और उनकी आमदनी भी जो है वो लगातार गिरती जाती है। कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उनकी आमदनी पर असर जरूर आ जाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए परिणामों के सिलसिले में तो ये इनको साधन भी कम मिलते हैं और इनकी आमदनी भी गिरती जाती है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मुश्किल आती हैं, जो कि ये अत्यंत आवश्यक चीजें मानी जाती हैं, इसको भी वो पूरी नहीं कर पाते हैं। तो आर्थिक समृद्धि और विकास की बात करना उनके लिए तो स्वप्न जैसी स्थिति उनके लिए है। उनका पूरा ही जीवन केवल इनको ही जुटाने में लग जाता है। आइए इस एक चित्र हम यहाँ ले रहे हैं जिसमें आय के बंटवारे को देख रहे हैं कि जब हम आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर लेते हैं, देश एक समृद्ध अवस्था में आ जाता है, तो भी ये बंटवारा जो आय प्राप्त हो जाता है, जो समृद्धि है हमारे पास, उसको अगर देखा जाए तो पूरे ही देश की स्थिति बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी ये बंटवारे में ये अंतर क्यों? यहाँ पर धनिकों के पास सबसे ज्यादा धन दिखाया गया है और गरीब के पास बहुत गरीब। तो ये चित्र दर्शाता है, ये धनिक वर्ग को दर्शाता है, काफी संपन्न दिखाई दे रहे हैं, चाहे ये स्वास्थ्य के दृष्टि से कहा जाए, शारीरिक रूप से या
इनका पहनावा ओढ़ावा जो दिखाते हैं, जो रहन सहन का स्तर यहाँ दिखाया गया है, यहाँ धनिक वर्ग को दिखाया गया है। और बीच में दिखाया गया है मध्य वर्ग को, जो कि पर्याप्त तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ ठीक स्थिति में ये दिखाई देता है। और नीचे दिखाया गया है गरीब वर्ग को, जो कि ऐसे जैसे दिख रहा है चित्र में कि कुपोषण का शिकार हो और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं दिखाए गए हैं। तो ये चित्र दर्शाता है उस धनी, गरीब और मध्य वर्ग को दर्शाता है। और ये आय का जो बंटवारा ये चित्र दिखाया गया है, ये 2000 से 2006 के बीच से ये उदाहरण लिया गया है। तो धनिकों के पास सबसे अधिक धन दिखाया गया है, गरीबों के पास सबसे कम धन दिखाया गया है, और मध्य वर्ग की स्थिति जो है वो बीच में दिखाई गई है। ये पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा गुजर बसर करने लायक वाली स्थिति यहाँ पे इनको दिखाई गई है। समृद्धि के बाद जो वितरण प्रक्रिया है वो सही ना होने के कारण ये स्थिति देश की बन जाती है। तो कहीं भी आय का बंटवारा यदि सही किया जाए, अगर इस क्षेत्र में काम किया जाए, तब जाकर के हमको परिणामों के रूप में एक कहा जाए तो पर्याप्त परिणाम या आशाजनक परिणाम प्राप्त होगा, जब हम आय का बंटवारा सही कर पाएंगे। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। अगर रिकॉर्ड देख लिया जाए, वास्तविकता में अगर इसका अध्ययन किया जाए, तो कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसमें जो सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाए तो उस उपलब्धि में कमी आई है वो है आर्थिक असमानता को कम करने में। तो आर्थिक असमानता को कम करना जो कि बहुत अधिक आवश्यक है, लेकिन इसमें इसकी स्थिति बहुत सही नहीं है। ये उपलब्धि हमें अभी भी प्राप्त नहीं हो पाई है। कुछ इस पर प्रयत्न किए गए हैं, कुछ प्राप्तियां भी हुई हैं, लेकिन अभी संतोषजनक परिणाम यदि कहा जाए आर्थिक उपलब्धि के रूप में तो वो प्राप्त नहीं हो पाया है। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। यहाँ हम एक चित्र देखते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन। जैसा कि कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता शासन करती है और ये बहुमत का शासन होता है। जितने अधिक हमको मत प्राप्त होते हैं वही व्यक्ति चुना जाता है और उसी का प्रतिनिधित्व चलता है। तो अगर बहुमत का ही शासन है तो लोकतंत्र का मतलब हुआ कि गरीबों का राज। इसका मतलब क्या हो गया कि गरीब ही ज़्यादा है देश में और उनका मत अधिक प्राप्त होने के कारण बहुमत उनका है। तो ऐसा क्यों होता है कि गरीबी में कमी क्यों नहीं आ रही है? तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि गरीब राज्य कर रहा हो? ये प्रश्न आता है क्योंकि गरीब की जो आवाज़ है वो दबा दी जाती है। यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है कि उसका मुंह जो है वो बंद कर दिया गया है, उसकी आवाज़ को दबा दी गई है। तो गरीबों की जो आवाज़ होती है वो दब जाती है, दबा दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये असमानता कम नहीं हो पा रही है। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। हम किसी भी सरकार को चुन करके भेजते हैं, किसी प्रतिनिधित्व को भेजते हैं तो उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो गरीबी को कम करेंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती हैं क्योंकि उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं कि हमें गरीबी को कम करने के लिए प्रयत्न करना है। इस प्रयत्न का अभाव है हमारे प्रतिनिधित्व में कि गरीबी कम नहीं हो पा रही है। तो कोई भी पार्टी इनके मतों से हाथ धोना तो नहीं चाहती है, लेकिन इनकी जो गरीबी की समस्या है उसको कम करने के लिए तत्पर भी नहीं है, प्रयास भी नहीं करती है। अगर इस पर ये सरकारें प्रयास करें तो जरूर गरीबी में कमी आएगी। तो ये भी परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, अर्थात गरीबी में कमी का जो परिणाम है वो प्राप्त नहीं हुआ है। और इसका कारण है कि सरकारें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं।
अन्य देशों में हालात इससे भी ज़्यादा खराब हैं। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। तो यहाँ पे अगर हम अन्य देशों का उदाहरण देखें तो कुछ ऐसे भी देश हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जैसे कि यहाँ बांग्लादेश का उदाहरण लिया गया है कि वहाँ ज़्यादा आबादी गरीबी में ही जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। ऐसी स्थिति विश्व के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मौजूद है कि वहाँ गरीब देशों के जो लोग हैं वो अपने खाने की समस्या के लिए, भोजन की आपूर्ति की समस्या के लिए भी अमीर देशों पर निर्भर हैं। आज भी अमीर देशों के लोग उनको भोजन मुहैया कराते हैं, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इसका मतलब है कि वो अपना पेट भी नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे लोकतांत्रिक देश भी हैं। तो परिणाम में ये आर्थिक असमानता जो है, आर्थिक उपलब्धियां जो है अगर कहा जाए तो इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहुत सफल नहीं हो पाई हैं। हाँ, लेकिन प्रयासरत हैं, संभावनाएं मौजूद हैं। ये कहा जा सकता है लोकतंत्र एक बेहतर व्यवस्था के रूप में तो ये इसमें संभावनाएं हैं कि हम आर्थिक असमानता को कम कर पाएं, लेकिन परिणामों के रूप में यदि देखा जाए, आर्थिक परिणामों के रूप में, तो ये सफल नहीं हुई हैं। यहाँ एक चित्र लिया गया है विश्व का धन चंद लोगों के हाथों में, यानी विश्व का जो धन है वो चंद लोगों के हाथों में। यहाँ पर पूरे विश्व की धन की स्थिति दिखाई गई है। ये मैप दिखाया गया है, पूरे विश्व का मानचित्र है जिसमें धन के एक टुकड़े को एक खास व्यक्ति के हाथ में दिखाया गया है और पूरी ही जो धन की स्थिति है उसमें सिर्फ मात्र 2% का जो हिस्सा है वो इस व्यक्ति के पास दिखाया गया है। तो यहाँ ये दिखाया गया है कि पूरे विश्व का जो धन है उसका 50% जो हिस्सा है वो कुछ लोगों के हाथों में चला गया है और 2% में पूरे विश्व की आबादी गुजर बसर करती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो गरीबों की संख्या पूरे विश्व में बहुत अधिक है और अमीर लोगों की संख्या बहुत कम है। ये बताता है कि कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो धन के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं और बाकी जो विश्व की जनता है, आबादी है, उसके हाथ में बहुत कम आ पाता है। मात्र वो अपना जीवन बसर कर पाती है, बाकी चीजों से वो वंचित रहती है। बच्चों, आइए देख लेते हैं इस भाग में हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि ये भाग अभी समाप्त हो चुका है और इसमें हमने देखा असमानता और गरीबी में कमी कैसे आ सकती है और परिणामों के अर्थ में ये कमी आई है या नहीं। तो अगर परिणामों के अर्थ में देखेंगे तो असमानता और गरीबी में कमी नहीं आ पाई है और ये एक लोकतंत्र की असफलता का द्योतक भी है। लोकतंत्रीय व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा कि लोकतंत्रीय व्यवस्था चूंकि राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, लेकिन ये आर्थिक असमानता को कम करने में और गरीबी को कम करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई है। आय का असमान वितरण हमने चित्र के माध्यम से देखा। इस चित्र में आय के असमान वितरण को दिखाया गया है। तो इस प्रकार ये कक्षा समाप्त होती है। आइए हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं। बच्चों, इसे आप अपने नोटबुक पर लिखेंगे और इन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला है आर्थिक समानता का अर्थ बताइए। इसमें हम आर्थिक समानता के अर्थ को लिखेंगे, तात्पर्य को लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है आर्थिक असमानता का अर्थ बताइए। इसमें असमानता को दिखाएंगे कि अमीर और गरीब में क्या असमानताएं होती हैं, दोनों की स्थितियों को हम इसमें दिखाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न है आपका राजनीतिक समानता का अर्थ बताइए। इस प्रकार आपकी ये कक्षा समाप्त होती है और इस कक्षा को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।